वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 7 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो इस वीडियो से हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें क्या होता है, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? सिंगल पेरेंट। मतलब जैसे अमीबा है तो अमीबा अगर एक से दो बन जाएगा तो क्या होगा, ये क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिजन है। एक अमीबा था वो दो में डिवाइड हो गया। बट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ह्यूमन के केस में मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है, एक मिनट यार, एक कैमरे को साफ कर लेता हूं मैं जरा, बस ठीक है। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो वी आर ऑल्सो फैमिलियर विद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। तो हम जानते हैं ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जो बुल्स होता है, ठीक है, वो अकेले क्या है, नए वो बछड़ों को जन्म नहीं दे सकता ना, काव्स को जन्म नहीं दे सकता। नॉर जो हैन है वो अकेले जो है वो चिक्स नहीं बना सकता। तो इन सच केसेस बोथ सेक्सेस, मेल और फीमेल जो है वो होने चाहिए नई जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सिग्निफिकेंस क्या है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, मतलब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों बेटर है, ठीक है, या उसका क्या फायदा है? तो अगर मैं तुम्हें क्लियर बोलूं तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का फायदा होता है कि इसमें वेरिएशन क्रिएट होती है। वेरिएशन मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, इसका जेनेटिक मटेरियल अलग होगा, मतलब डीएनए अलग होगा, इसका डीएनए अलग होगा। जब ये दोनों का डीएनए नया जब मिलता है, मतलब गैमेट्स मिलते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है, नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। तो नया इंडिविजुअल दो के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस हो रहा है, दो पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन से एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां पे क्या क्रिएट होती है, वेरिएशन। वेरिएशन, वेरिएशन मतलब चेंजेस। ठीक है, तो तभी भी कभी भी आपने देखा होगा कि हमारी जैसे शक्ल होती है अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें वेरिएशन आ जाती है हम में ना। तो वो वेरिएशन क्या है, जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। आप बात समझो, वेरिएशन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आती है। वेरिएशन होने से फायदा क्या होता है कि वेरिएशन की वजह से ना इवोल्यूशन होता है। वेरिएशन मतलब डीएनए में हल्का हल्का चेंज होता रहना। अब ये जो हल्का हल्का डीएनए में चेंज होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक है ना, मतलब उससे हम और एडवांस होते जाते हैं। तो आर देयर एनी, अब उसने बोला ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का कोई लिमिटेशन है क्या? कमर दर्द हो रही है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की कोई लिमिटेशन है क्या? हाँ, तो लिमिटेशन है। देखो, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशन आती है, ये उसकी अच्छी चीज है। और ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की लिमिटेशन क्या है कि उसमें लैक ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब उसमें वेरिएशन ही नहीं आती। जैसे मान लो कोई ऑफस्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स के, आप जानते हो, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो जो पेरेंट्स के पास जो डिजीज होगी, मान लो पेरेंट्स को कोई डिजीज हो गई, तो वो डिजीज एज इट इज किस पे चली जाएगी, उसके बच्चे पे चली जाएगी, तो बच्चे को भी वो बीमारी हो जाएगी। साथ में क्या है, अगर ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ, जैसे बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया नए बन गए। अब ये दो जो नए बैक्टीरिया बने, इनके आसपास का इन्वायरमेंट मान लो चेंज हो गया, मान लो इनका आसपास का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, तो ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसी डेवलप ही नहीं हुई है वेरिएशन जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सके। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आती है, वो कमी है। दूसरा क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन्वायरमेंट जो होता है अगर वो चेंज होता है आसपास का, नए इंडिविजुअल के आसपास का, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है सर्वाइव करने की ना, नई कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं आती है इसके अंदर एसेक्सुअल में। अब वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है भाई? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज द सेलुलर एपरेटस। अब आप जानते हो भाई, एक जो ये हमारा सेल है, जब ये सेल डिवाइड करता है, मतलब एक सेल से जब दो नए सेल बनते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, डीएनए की भी कॉपी होती है, और एक सेल से दो नए सेल बनते हैं। दो नए सेल मतलब दो नए सेलुलर एपरेटस बनते हैं, बेसिकली दो नए सेल बनते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एक ये सेल है, इसमें सबसे पहले डीएनए का रिप्लिकेशन हो गया, मतलब डीएनए की कॉपी हो गई। फिर क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर जाएंगे, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, ठीक है, ये क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब एक सेल से दो नए सेल बन जाते हैं। तो ये एक तरीके से हमारे क्या बन गए, दो नए सेल बन गए। अब यहाँ पे डीएनए कॉपी हुआ, डीएनए कॉपी बना मतलब एक डीएनए से नया डीएनए बना। तो जो डीएनए कॉपिंग होता है ना, ये कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। ये जो डीएनए कॉपी होता है ना, ये एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता है। मतलब मान लो ये डीएनए, इस डीएनए से ये नया डीएनए बना, तो जो ये नया डीएनए बना, ये इसके जैसा एग्जैक्टली नहीं होगा, समझ रहे हो ना, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी।
इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब यही है कि जो डीएनए कॉपी मैकेनिज्म है वो एब्सोल्युटली एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाता है, उसके अंदर वेरिएशन आ जाती है। एंड द रिजल्टेंट एरर आर द सोर्स ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और यही जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है तो उस टाइम पे जो नया डीएनए बनता है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, और जब उस डीएनए के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएगा तो उसी की वजह से क्या होगा, जो नया ऑर्गेनिज्म होगा उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो every individual organism cannot be protected by variation, but in a population, variation are useful for ensuring the survival of the species. अब आप ऐसे समझो, मान लो बैक्टीरिया, ठीक है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया के पास एबिलिटी नहीं है चेंज इन्वायरमेंट के लिए। रुको यार मैं समझाता हूँ सही से। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है, इस बैक्टीरिया के आसपास का टेम्परेचर है वो मान लो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस में मजे से रह सकता है, कोई से दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने डिवाइड किया तो 2 नए बैक्टीरिया बन गए, फिर ये डिवाइड किया 1 2, इधर कितने बन गए, 4 नए बन गए, फिर ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक बैक्टीरिया से 8 बैक्टीरिया बन गए। तो जो 8 बैक्टीरिया बने, ठीक है, 8 बैक्टीरिया, इन 8 बैक्टीरिया में से कुछ के अंदर ना वेरिएशन आ गई। वेरिएशन आ गई कैसी, हाई टेम्परेचर को झेलने की, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर को झेलने की वेरिएशन आ गई, मतलब उनमें एक कैरेक्टर डेवलप हो गया ये, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस था, अब यहाँ पे मान लो टेम्परेचर जो है वो एकदम से 70 डिग्री सेल्सियस हो गया किसी भी वजह से। तो क्या होगा, जो ये वाले बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर वो एबिलिटी डेवलप हो चुकी है वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, बट बाकी जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे, बाकी के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। और इससे फायदा क्या होगा, ये जो 2 बैक्टीरिया जिंदा बच गए, अब ये 2 बैक्टीरिया जो हैं आगे जाके डिवाइड करेंगे। तो जब ये आगे जाके डिवाइड करेंगे 2 बैक्टीरिया, तो ये फिर से क्या बना देंगे, पॉपुलेशन क्रिएट कर देंगे। ये 2 बैक्टीरिया दोबारा डिवाइड करके फिर से पॉपुलेशन जो है वो बना देंगे। तो इसलिए बोला जाता है वेरिएशन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है किसी पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए, पॉपुलेशन फिर से ग्रो हो जाएगी इसमें। तो it would therefore make sense if organisms came up with reproductive mode that allow more and more variation to be generated। तो ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होना जरूरी है जिसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है। तो वो किसमें होती है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। अब जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म होता है, मतलब एक डीएनए से जो नया डीएनए बनता है वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट होता नहीं है, ठीक है। दे आर प्रिसाइज इनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन अ फेमली स्लो प्रोसेस। अब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना, तो जो दूसरा डीएनए बना उसमें क्या आ जाती है, थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है, और वो जो थोड़ी बहुत वेरिएशन है उसी की वजह से क्या आता है, नेक्स्ट जनरेशन में चेंजेस आ जाते हैं। मतलब जैसे मैं फिर से बैक्टीरिया का एग्जांपल लूंगा, एक बैक्टीरिया है उसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बनना है, 2 बैक्टीरिया बनने हैं, तो इस डीएनए की भी क्या होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए। फिर क्या होगा, एक कॉपी इधर जाएगी, एक कॉपी इधर जाएगी। अब मान लो जो ये वाला डीएनए है, जो नया डीएनए बना, ठीक है, उसके अंदर क्या आ गई, वेरिएशन आ गई, कुछ चेंज आ गया। तो कुछ चेंज आने से क्या हुआ, जो ये नया बैक्टीरिया बना इसमें क्या आ गया, कुछ नया कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गया। जैसे इस केस में मैंने बताया था ना, टेम्परेचर को झेलने का प्रॉपर्टी आ गई थी, सेम इसी तरीके से कुछ और प्रॉपर्टीज भी इसमें आ सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वेरिएशन आने से क्या होता है, जो हमारा नया इंडिविजुअल होता है उसके अंदर नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। अब if the DNA copy mechanisms were to be less accurate, many of the resultant DNA copy would not be able to work with a cellular apparatus and would die। अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ, ये नॉर्मल एक सेल है, इस सेल से 2 नए सेल बने, ठीक है, ये डीएनए था, इससे नया डीएनए बना ये वाला। अब ये जो नया डीएनए बना ये इधर चले गया, और ये वाला डीएनए था ये इधर चले गया। अब मान लो जो नया डीएनए बना, न्यू डीएनए जो ये बना, ये बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया। मतलब ये पुराना डीएनए था, इससे जो नया डीएनए बना इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ गया। जब बहुत ज्यादा चेंज आ गया तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो सेल बना नया ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएशन है, जो चेंजेस हैं वो स्लो होने चाहिए, हल्के फुल्के होने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ह्यूमन के केस में अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाएगा किसी डीएनए में तो उसकी वजह से डिजीज हो जाती है, जैसे कि कौन सी, कैंसर, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है थोड़ी बहुत वेरिएशन होना जरूरी है, बट बहुत ज्यादा आ जाएगी तो फिर सेल जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इट वुड डाई। So how can the process of making variation be speed up? So every new variation is made up in DNA copy that already has variation accumulated from the previous generation। अब इस लाइन को समझना, देखो ये थोड़ा पैराग्राफ ना टेढ़ा मेढ़ा सा है, इसको समझने की कोशिश करना। ये फादर है, ये मदर है, ठीक है, इट्स फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन है। अब फादर ने गैमेट प्रोड्यूस किया स्पर्म, एंड मदर ने प्रोड्यूस किया ओवम। स्पर्म ओवम मिला तो क्या बना, जाइगोट बन गया।
जाइगोट से क्या हुआ, इनका बच्चा हो गया, ये लड़का हो गया, ठीक है, ये सन हो गया बच्चा। अब जो बच्चा बना, लड़का जो बना, उसके अंदर क्या होगा, वेरिएशन आ जाएगी। वेरिएशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहे ना, तो ये जो बच्चा बना लड़का, इसके अंदर क्या हो जाएगा, वेरिएशन आ जाएगी। वेरिएशन मतलब ये अपने मम्मी पापा से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, उन दो डिफरेंट इंडिविजुअल से दो डिफरेंट गैमेट्स हैं। वो दो डिफरेंट गैमेट्स जब मिलेंगे तो दो डिफरेंट डीएनए, दो डिफरेंट क्रोमोसोम मिलेंगे, तो उसकी वजह से वेरिएशन क्रिएट होगी। तो ये बच्चे के अंदर क्या आ गई, वेरिएशन आ गई। ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या होगा, सेम इसी तरीके से ये जो उसकी, अब इस लड़के की ये लड़का बड़ा हो गया तो इसकी शादी होगी। अब शादी होगी तो इसकी वाइफ आ गई, ठीक है। अब ये जो वाइफ आई, इसके भी मम्मी पापा होंगे, वाइफ के भी तो मम्मी पापा होंगे ना, तो इसके मम्मी पापा के अंदर जो भी वेरिएशन होंगे वो सारे किस में आएंगे, इस मतलब इस लड़की में आएंगे बेसिकली। जैसे ये फादर और मदर का वेरिएशन इसके लड़के में आया, तो ऐसी जो इसकी वाइफ होगी उसके भी मम्मी पापा का वेरिएशन इस लड़की में आएगा, है ना, जो इसकी वाइफ है उसमें आएगा। तो फिर क्या होगा, अब इनसे जो बच्चा बना वो मान लो एक डॉटर बन गई, तो अब डॉटर के अंदर भी क्या होगा, नए वेरिएशन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। तो आप समझ रहे हो, जो ये डॉटर है, इस डॉटर के अंदर जो वेरिएशन है वो अक्युमुलेट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। एक वेरिएशन तो कौन सा है, जो इस वाले स्टेप से आएगा, मतलब उसके मम्मी पापा से आएगा, और एक और वेरिएशन और कौन सा आएगा, जो इनको, इसके मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा से मिले हैं। यहां जो वेरिएशन आया था ये वाला, और यहां जो वेरिएशन आया था। तो मतलब आप समझ रहे हो, पीछे की जनरेशन से वेरिएशन जो है वो एक्यूमुलेट होते हुए जाते हैं आगे की जनरेशन में। ठीक है, तो thus two different individual in a population would have different quite different pattern of accumulation variation. ठीक है, since all of these variation are in living individual, it is ensured that they do not have really bad effect. अब जो भी ये वेरिएशन क्रिएट होता है इसका ना कोई बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर। अगर बैड इफेक्ट होगा तो फिर क्या है, वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ऊपर की लाइन क्या कह रही है, thus two different individual in a population would have quite different pattern of accumulation variation. अब ये एक फैमिली है, दूसरी ये एक दूसरी फैमिली है, तो इसके अंदर अलग टाइप का वेरिएशन होगा, इसमें अलग टाइप का वेरिएशन होगा। जैसे अगर हम इंडियन को कंपेयर करें अमेरिकन से, तो हम क्या देखेंगे, इंडियन और अमेरिकन के बीच में क्या होगा, डीएनए में और इनमें क्या होगा, जीन्स में चेंजेस होंगे, तो वो वेरिएशन अलग अलग होगा। ठीक है, अब कंबाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएशन। तो आप समझ रहे हो ना, एक वेरिएशन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद एक नया वेरिएशन फिर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। जब जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा तब तक क्या होगा, नए वेरिएशन जो है वो क्रिएट होते जाएंगे, और वो नए वेरिएशन आगे की जनरेशन में ट्रांसफर होते जाएंगे और जमा होते जाएंगे, एक्युमुलेट होते जाएंगे। तो ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवल सिंस इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल। और जो भी ये कॉम्बिनेशन होता है, जो भी ये दो डिफरेंट इंडिविजुअल जब भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो जो भी वेरिएशन आते हैं वो कैसे होते हैं, नोवल। नोवल मतलब एकदम नए होते हैं, है ना, एकदम नए वेरिएशन जो है वो क्रिएट होते हैं। तो द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट, ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो डिफरेंट इंडिविजुअल के जो डीएनए है वो आपस में मिलते हैं, वो मिलने के बाद वेरिएशन क्रिएट होती है। दस इट क्रिएट अ मेजर डिफरेंस, है ना। इट इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपी फ्रॉम two pre-existing individual, then each new generation will add up having twice the amount of DNA that the previous generation had. अब इस लाइन को समझना, देखो ये है मेल, ये है फीमेल, ठीक है। मेल में मान लो 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46। और यहाँ पे मैं डीएनए को इसको सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। 46 क्रोमोसोम इधर हो गए, ये फीमेल है, इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, और इसमें डीएनए क्या हो गया, सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। अब होगा क्या, मान लो कि ये मेल है, ठीक है, ये फीमेल है। एक बार थोड़ा सा मुझे टाइम देना है, थोड़ा सा बस समझाने के लिए। ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल है। अब ये मेल और फीमेल में क्या है कि हमने बोला कि यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। जब भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे भी गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे बना स्पर्म, यहाँ पे बना ओवम, ठीक है। अब उनका कहना है कि भाई अगर यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए इज सी, मान लो सी अमाउंट ऑफ डीएनए है, यहाँ पे भी सी अमाउंट ऑफ डीएनए, इधर भी सी अमाउंट ऑफ डीएनए आया ओवम और स्पर्म में, और जब ये मिला तो कितना हो गया, 2C हो गया। मतलब स्पर्म और ओवम जब मिले तो जो नया इंडिविजुअल बना, उस नए इंडिविजुअल के अंदर डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया ना। यहाँ तो सी था, यहाँ सी था,
यहाँ कितना हो गया, जो ये नया इंडिविजुअल बनेगा, जो नया छोटा सा बच्चा बनेगा, उसके अंदर 2C हो जाएगा अमाउंट ऑफ डीएनए इस तरीके से। तो बट लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है या जो डीएनए का अमाउंट है वो हाफ हो जाता है। क्यों हाफ हो जाता है? बिकॉज ऑफ मियोसिस। इसे बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस एक सेल डिवीजन होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर या डीएनए का अमाउंट जो होता है वो हाफ हो जाता है। तो जैसे मान लो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जैसे ही गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे स्पर्म बना, यहाँ पे ओवम बना, तो स्पर्म ओवम बनने पे क्या हो जाएगा? मियोसिस। और मियोसिस की वजह से क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, 23 और दोबारा जब ये मिलेंगे तो फिर से क्रोमोसोम का नंबर 46 हो जाएगा, जो कि ओरिजिनल है अपने पेरेंट्स की तरह। तो हाफ करने के लिए डीएनए का अमाउंट या क्रोमोसोम का नंबर हाफ करने के लिए यहाँ पे एक सेल डिवीजन होता है विच इज कॉल्ड मियोसिस, ठीक है। तो वही कह रहा है वो, अमाउंट ऑफ डीएनए इस तरीके से तो डबल हो जाएगा, बट वो डबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाफ हो जाता है। दिस इज लाइक टू मैस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर एपरेटस बाय द डीएनए। तो उसने बोला अगर डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा तो उस वजह से सेल जो है वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा बेसिकली। तो डबल तो होता ही नहीं है ना, हाफ हो जाता है। हाउ मेनी वेज कैन यू थिंक इज फॉर सॉल्विंग दिस डिफिकल्टी? तो इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने का एक ही नाम है मियोसिस, ठीक है। We have seen earlier that an organism become more complex, the specialization of tissues increases. अब हम सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ चलेंगे। जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे अंदर क्या होता है, जो टिश्यू स्पेशलाइजेशन होता है वो भी बहुत एडवांस होता है। मतलब हमारे अंदर वेरियस टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना, और डेवलप्ड हो रखे हैं प्रॉपरली। तो वन सॉल्यूशन दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज फाउंड फॉर प्रॉब्लम मेंशन अबव इज हैज टू स्पेशल lineage of cell in specialized organ in which only half the number of chromosome and half the amount of DNA as compared to non-reproductive body cells. This is achieved by the process of cell division called meiosis. तो जो ऊपर की प्रॉब्लम नहीं बता रहा था कि डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। वो मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक सॉल्यूशन है विच इज कॉल्ड मियोसिस। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा जो नॉर्मल बॉडी सेल है, मान लो मेरे हाथ का ये सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर होता है कितना? 46, ठीक है, 46, और अमाउंट ऑफ डीएनए भी डबल रहता है। बट लेकिन जो बॉडी के अंदर गैमेट्स होते हैं, लाइक स्पर्म हो गया, उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर होता है कितना? 23, हाफ होता है। तो नॉर्मल बॉडी सेल से ये स्पर्म जब बनेगा, ठीक है ना, नॉर्मल बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स है और स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स, मतलब हाफ हो गया। तो ये होने के लिए यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस, ठीक है। तो वही पॉइंट उसने बोला कि हाफ हो जाता है। फिर स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, ओवम में 23 क्रोमोसोम मिलेंगे तो दोबारा 46 हो जाएगा। Thus when these germ cell from two individual combine, तो जब भी ये germ cell मतलब स्पर्म ओवम, दो डिफरेंट इंडिविजुअल के जब मिलते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो उसकी वजह से जो नया इंडिविजुअल बनता है उसमें रीस्टैब्लिशमेंट हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए का इन द न्यू जनरेशन। रीस्टैब्लिशमेंट मतलब वही 46 क्रोमोसोम इधर थे, 46 इधर थे, मियोसिस होगा, यहाँ पे 23 बना, ओवम में यहाँ 23 बना, 23 क्रोमोसोम मिलेंगे तो दोबारा जाइगोट जो बनेगा उसमें 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, और इससे जो बच्चा बनेगा उसके अंदर भी नॉर्मल बॉडी में कितने सेल्स हो जाएंगे, कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम। तो वो रिस्टोर हो जाएगा, रीस्टैब्लिश हो जाएगा वो जो नंबर है, ठीक है, ओके। अब इफ द जाइगोट इज टू ग्रो एंड डेवलप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म which have highly specialized tissues and organ, then it has to be sufficient storage of energy for doing this. अब आप एक बात समझो, ये स्पर्म है, ये ओवम है, स्पर्म ओवम जब मिलेंगे तो इट इज कॉल्ड जाइगोट बनेगा। अभी जो जाइगोट है इसको डिवाइड होना है, जाइगोट को क्या होना है? डिवाइड होना है। तो जाइगोट डिवाइड होकर क्या बनाएगा? एक बच्चा बना देगा पूरा का पूरा, है ना, छोटा सा बच्चा बन जाएगा। अभी जो छोटा सा बच्चा बना, ये एक जाइगोट से पूरा ये जो डेवलपमेंट हो रहा है बेबी का, इसके लिए क्या है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी कहां से आती है? वो देखो, in very simple organism it is seen that two germ cells are not very different from one another or may even be similar. अब जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, उनमें तो क्या होता है, जो जर्म सेल्स होते हैं, मतलब जो गैमेट्स होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। बट एज द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता जाता है तो जर्म सेल्स भी क्या हो जाते हैं? स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब जर्म सेल्स भी अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक जर्म सेल की, तो वो लार्ज होगा, जिसके अंदर क्या होगा? फूड स्टोर होगा, ठीक है, फूड स्टोर होगा। और एक जर्म सेल कैसा होगा? छोटा, ठीक है, जो कि मोटाइल होगा, मोटाइल मतलब मूव करने वाला। तो
कन्वेंशनली ऐसा होता है, जो मोटाइल जर्म सेल होता है उसे बोलते हैं मेल, मतलब स्पर्म हो गया ह्यूमन, है ना, मेल गैमेट हो गया। और जर्म सेल जिसके अंदर फूड स्टोर होता है वो होता है फीमेल, ठीक है, वो क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। तो वी शैल सीन इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शन हाउ द नीड टू क्रिएट दिस टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स गिव राइज टू डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब आगे जो सेक्शन आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हाउ द नीड टू क्रिएट दिस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स गिव राइज टू डिफरेंसेस इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये इससे मुझे पता चलेगा बेसिकली कि हम आगे मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लाइक वो जो डिफरेंट होते हैं और वो दो डिफरेंट टाइप की गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड इन सम केसेस डिफरेंस इन बॉडीज ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। और फिर ये जो गैमेट्स होते हैं, यही गैमेट्स कैसे डिफाइन करते हैं कि आने वाला जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट आगे कुछ आने वाले सेक्शंस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस है उसमें पढ़ेंगे। तो ये था हमारा नॉर्मल सा यार टॉपिक, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, बट इसमें आपको ध्यान का रखना है मियोसिस के बारे में, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर होता है हाफ। तो ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय।